नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खेत में फसल काट रहे युवक का वैन चालक सवार 4 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में किया अपहरण। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की धरपकड़। जनता नहीं, पार्षद चुनेंगे नगर पालिका का अध्यक्ष। फैसले को लेकर भाजपा समर्थन में तो कांग्रेस में आक्रोश। पीएम आवास जियो टैगिंग करने वाले कंपनी के कार्य के प्रति कलेक्टर ने जताई नाराजगी। ब्लैक लिस्टेड और एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। जमीन पर बैठाकर दिया जा रहा है शिक्षकों को प्रशिक्षण, जिम्मेदार बोले यही मिले निर्देश। चेक बाउंस वाले मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। बजरंग घाट में फिर आवारा कुत्तों का शिकार बना चीतल। वन विभाग की लापरवाही से लगातार हो रही घटनाएं। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खैरी व छोटी कुमारी के बीच खेत में हार्वेस्टर से फसल की कटाई कर रहे हैं उत्तराखंड के एक व्यक्ति का मारुति वैन में सवार 4 व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है। 26 मई को अपहरण की घटना उस समय हुई जब व्यक्ति खैरी और छोटी कुमारी के बीच विजय बिसाने के खेत में हार्वेस्टर्स की धान की फसल की कटाई कर रहे थे। यह व्यक्ति गुरमेज उर्फ जस्सी पिता कुलवंत सिंह 33 वर्ष, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड निवासी है, जिसके अपहरण होने की रिपोर्ट होने के तत्काल बाद कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरमेज उर्फ जस्सी अपने भांजे गुरमेज सिंह के साथ ग्राम खैरी में विनोद लिलारे के घर पर किराए पर रहकर हार्वेस्टर से धान कटाई का काम करते हैं। 8 मई को भी बालाघाट में धान कटाई करने के लिए हार्वेस्टर मशीन के साथ दोनों आए थे। दोनों मामा भांजा हार्वेस्टर चलाते हैं। 26 मई को गुरमेज सिंह अपने मामा गुरमेज उर्फ जस्सी के साथ ग्राम खैरी व छोटी कुमारी के बीच विजय बिसाने के खेत में धान फसल काटने हार्वेस्टर लेकर आए थे। सुबह 9 बजे करीब हार्वेस्टर को गुरमेज सिंह चला रहा था। गुरमेज उर्फ जस्सी विजय बिसाने के खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी एक वैन बालाघाट की तरफ से आई और रोड किनारे रुकी, जिसमें से 4 लोग उतर कर आए और गुरमेज उर्फ जस्सी को इशारा देकर अपने पास बुलाया। चारों के बुलाने पर गुरमेज उर्फ जस्सी उनके पास रोड किनारे गए। तभी चारों गुरमेज उर्फ जस्सी को धक्का मुक्की करने लगे और चारों गुरमेज उर्फ जस्सी को जबरदस्ती वैन में अंदर बिठा कर आने लगे, जिसका विरोध गुरमेज उर्फ जस्सी ने किया, किंतु चारों ने गुरमेज उर्फ जस्सी को जबरदस्ती पकड़कर वैन में बिठाया। तब हार्वेस्टर चला रहे गुरमेज सिंह हार्वेस्टर बंद करके चिल्लाते हुए वैन की तरफ दौड़ा। गुरमेज सिंह की आवाज़ सुनकर खेत में मौजूद लोग भी दौड़ने लगे, किंतु चारों ने गुरमेज उर्फ जस्सी को जबरदस्ती वैन में बिठाकर अपहरण कर समनापुर रोड की तरफ वैन भगाकर ले जाने लगे। गुरमेज सिंह ने वैन का नंबर देखा, जिसमें MP 50 CL 8476 लिखा था। अपहरण की इस घटना की रिपोर्ट गुरमेज सिंह राहुल लिलारे के साथ कोतवाली पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने 4 व्यक्ति के विरुद्ध गुरमेज उर्फ जस्सी का अपहरण करने के आरोप में धारा 365 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर OBC आरक्षण को शामिल करते हुए बुधवार को जिला प्रशासन के द्वारा जिला पंचायत के सदस्यों से लेकर ग्राम पंचायतों के पंच तक सभी का आरक्षण किया गया। यहां आरक्षण की प्रक्रिया देर रात तक चली। इस आरक्षण प्रक्रिया के दौरान ऐसे दावेदार जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिन्हें मनचाहा आरक्षण मिला, ऐसे दावेदार काफी खुश दिखाई दिए तथा ऐसे दावेदार जिनका इस आरक्षण प्रक्रिया के कारण उनके क्षेत्र का आरक्षण ही बदल गया, जिससे उन्हें काफी मायूस होना पड़ा। गुरुवार की दोपहर में कलेक्टर के हस्ताक्षर के बाद जिला पंचायत से लेकर वार्ड पंच तक की पूरे आरक्षण की क्षेत्रवार सूची जिला प्रशासन के द्वारा जारी करते हुए सार्वजनिक की गई। आरक्षण प्रक्रिया में लोगों की सबसे पहली नज़र जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण पर थी। जिला पंचायत सदस्य का जो आरक्षण हुआ उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट आरक्षित की गई, जिसमें 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित की गई, जिसमें 1 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट आरक्षित की गई, जिसमें 3 सीटें महिलाओं के लिए तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 14 सीटें रखी गई, जिसमें 7 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई है। लांजी थाना के अंतर्गत ग्राम सहेकी और काली माटी के बीच मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक टेकू सिंह चंदेल 45 वर्ष, ग्राम टिमनी, थाना लांजी निवासी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले माह 7 अप्रैल को टिंकू सिंह अपने चाचा के लड़के प्रकाश चंदेल के साथ किसी काम से मोटरसाइकिल में सहेकी गया था। जहां से घर वापस लौटते समय सहेकी और काली माटी के बीच अचानक टिंकू सिंह मोटरसाइकिल गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे लांजी के हॉस्पिटल में उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था और जिला अस्पताल से टिंकू सिंह को उसके परिजनों ने बेहतर उपचार हेतु गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से स्वास्थ्य सुधार नहीं होने से टिंकू सिंह को 4 दिन पहले ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान 26 मई की शाम को टिंकू सिंह की मौत हो गई। नगर में आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। इनसे वन्य प्राणी भी सुरक्षित नहीं है। आवारा कुत्तों के हमले से एक वन्य प्राणी चीतल की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की सुबह नगर के रेंजर कॉलेज के समीप स्थित बजरंग घाट के जंगल में सामने आया है। आपको बताएं कि रेंजर कॉलेज के समीप जंगल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों ने वन्य प्राणी चीतल को कुत्तों के द्वारा दौड़ाए जाते हुए देखा गया। लोगों के द्वारा हिरण को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। कुत्तों के द्वारा वन्य प्राणी चीतल को जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद में चीतल की मृत्यु हो गई। मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग के अमले को दी गई, जिस पर वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। आपको बताया कि इसके पहले भी आवारा कुत्तों के हमले से चीतल की मौत होने की 3 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं रेंजर कॉलेज के समीप जंगल में भी कुछ माह पूर्व आवारा कुत्तों के कारण वन्य प्राणी चीतल असुरक्षित होने व दौड़ाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी संबंधित विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं देखे जा रहे। मॉर्निंग वॉक वाले द्वारा सूचना दी गई कि कुत्ते द्वारा चीतल को दौड़ाया जा रहा है। कहाँ की बात? ये बजरंग घाट बालाघाट भाग कंपार्टमेंट नंबर 818 नर्सरी के पीछे। सर कितने बजे घटना थी? ये सुबह 6:30 बजे। अच्छा सर, कुत्ते कहाँ से आ गए वहाँ पे? आवारा कुत्ते हैं शहर को जो जंगल उधर घूमते रहते हैं। सर ये भी देखा गया कि वहाँ पे कुत्तों को खाना भी खिलाया जाता है और जिस कुत्तों की काफ़ी भारी संख्या बढ़ चुकी है। अब शहरों में पूरे शहरों में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। फिर भी हमारे द्वारा जो घूमने वाले उनको समय समय पर सचेत किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कुत्तों को कुछ खिलाया ना जाए और हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है, कुत्तों को भगाया जाता है। अभी फिर भी क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका 100 परीक्षण किया जाएगा पशु चिकित्सक द्वारा और उसके बाद चलाकर समुद्र किया जाएगा। इस दौरान लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि रोजाना ही बजरंग घाट घूमने वाले कुछ लोग इन आवारा कुत्तों के लिए घर से भोजन लेकर आते हैं और इन्हें यहाँ पर भोजन करवाते हैं, जिस कारण यहाँ कुत्ते बजरंग घाट क्षेत्र में स्थायी रूप से जमे हुए हैं और जब भी इन्हें भ्रमण करने वालों के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता तो वे चीतल का शिकार कर लेते हैं। बीते वर्ष के दौरान बजरंग घाट वन क्षेत्र में पाए जाने वाले मोर का भी इसी तरह से शिकार कुत्तों के द्वारा किया गया था। बावजूद इसके कि वन विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही रोजाना भ्रमण करने वाले लोग, उन्हें तो यही लगता है कि उनके द्वारा जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है वह पुण्य का काम किया जा रहा है, लेकिन उनके इस पुण्य के काम के चक्कर में वन्य प्राणियों की जान पर बनाती है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बीआरसी कार्यालय के 2 कक्षों में 25 मई से शासकीय प्राथमिक स्कूलों के कक्षा पहली व दूसरी पढ़ाने वाले शिक्षकों को नीचे फर्श पर बिठाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। आपको बताया कि शासन की मंशा है कि जो बच्चे कोरोना काल में शिक्षा से वंचित हो चुके हैं उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत अंकुर मिशन प्रारंभ कर कक्षा पहली व दूसरी के बच्चों को पहले अक्षर, संख्या, अंक का ज्ञान करवाना है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। उसी के संबंध में बीआरसी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, परंतु प्रशिक्षण नीचे फर्श में बैठी में बिठाकर वे प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जिन शिक्षकों को नीचे बैठने में दिक्कतें होती है उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने प्रशिक्षण में टेबल कुर्सी की व्यवस्था रखने की मांग बीआरसी से की है। चर्चा में बीआरसी केजी विशे ने बताया कि प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में फर्श के नीचे बिठाल कर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण में जो गतिविधियाँ हो रही है वह टेबल कुर्सी में बैठकर प्रशिक्षण लेने में संभव नहीं है। FLN के संबंध में बुनियादी साक्षरता प्रशिक्षण हो रहा है और ये कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों को दिया जा रहा है। सभी शालाओं से एक शिक्षक को बुलाया गया है और 5 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज अभी जो है 2 बजे तक 2.5 दिन कहना चाहिए
हिंदी का प्रशिक्षण लिए। अभी अगला 2.5 दिन जो होगा वो गणित का प्रशिक्षण लेंगे आधे लोग। एक कक्ष में हिंदी का चल रहा था, एक कक्ष में गणित का चल रहा था, वो आपस में अब चेंज किए हैं। जहाँ हिंदी था वहाँ गणित चलेगा, जहाँ गणित था वहाँ पे हिंदी चलेगा। सर, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके लिए सर कोई बैठक व्यवस्था नहीं की, टेबल वगैरह नीचे बैठ के उनको तकलीफ होती है? हाँ, ये प्रशिक्षण गद्दे पे बैठ के लेने के लिए है, गतिविधियाँ होती रहती हैं, इसलिए प्रदेश स्तर पे भी ऐसी व्यवस्था है और जो ब्लॉक स्तर है यहाँ भी यही व्यवस्था है, निर्धारित व्यवस्था ही है। तो तकलीफ है नीचे बैठने के लिए, उनकी कुर्सी। लालबरा नगर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरेगांव के बैनगंगा बड़ी नहर के समीप बालाघाट रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 मई की रात 9:30 बजे बटटोला चंदपुरी निवासी 29 वर्षीय रविंद्र उइके की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मेरेगांव के बैनगंगा बड़ी नहर के समीप पेट्रोल पंप के पास 25 मई की रात करीब 9:30 बजे एक युवक रोड किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना मार्ग से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति को लालबरा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया एवं रात हो जाने के कारण मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस के द्वारा मृत व्यक्ति की फोटो व्हाट्सएप ग्रुपों में पोस्ट की गई और 26 मई की सुबह 8:30 बजे मृत व्यक्ति की शिनाख्त बटटोला चंदपुरी निवासी 29 वर्षीय रविंद्र पिता दीप सिंह उइके के नाम से की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविंद्र उइके 25 मई की शाम 7 बजे बटटोला चंदपुरी अपने घर से निकला था, परंतु रात तक वापस नहीं आया। तो आसपास उसकी पतासाजी की गई, परंतु कहीं भी कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद 26 मई की सुबह 8:30 बजे लगभग व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली कि अज्ञात वाहन की टक्कर से रविंद्र की मौत हो गई है। कम तो कुछ नहीं कर रहा, घर में रहते थे, काम धंधे वाले। तो घर से कब निकला था? 6 बजे शाम में। फिर जानकारी कैसे लगी आपको? हमको सुबह में व्हाट्सएप में देखे जब पता चला। क्या नाम था मृतक का? उसका रविंद्र उइके। उम्र क्या थी उसकी? उम्र तो 30-35 के लगभग। 30-35। तो ये बताइए, जैसे उनकी मौत हुई है तो किस कारण से हुई है, कोई जानकारी लगी आपको? इसका कोई पता नहीं। सवेरे करीब 7 बजे के टाइम व्हाट्सएप में फ़ोटो आई और गांव में फिर उनके भाई परिजनों से बातचीत हुई। पता चला कि रात से गायब है और फिर हमने इधर उधर फ़ोन लगा के पूछे, पता चला कि मेरे गांव में एक्सीडेंट हुआ है और 100 नंबर से उसको हॉस्पिटल में लाया गया है। तो हम सीधे यहाँ हॉस्पिटल आए और देखे तो पहचान हुई निकली। उसके बाद हम थाना गए। क्या लग रहा है आपको, किस कारण से हुई होगी उसकी? देख के तो लग रहा है कि किसी ने टक्कर मार के गया है। अब वो तो पुलिस या जांच के बाद पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शबाना खान की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी तेजनंद जैतवार निवासी ग्राम सिर्रा थाना वारासिनी निवासी को 1 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी तेजनंद जैतवार ने परिवादी प्रहलाद पारदी ग्राम चंदोरी वारासिनी निवासी के व्यवसाय में राशि निवेश करने के लिए 3,50,000 रुपये नकद प्राप्त किए थे। मूलधन की राशि मांगने पर आरोपी तेजनंद जैतवार ने अपने खाते का एक चेक राशि 3,50,000 रुपये का प्रहलाद पारदी को प्रदान किया था, जो बैंक में जमा करने पर बैंक में नकद न होने पर चेक बाउंस हो गया था। जिसके बाद सूचना दी जाने पर भी तेजनंद जैतवार के द्वारा राशि अदा नहीं की गई। जिसके बाद प्रहलाद पारदी के द्वारा धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधान के तहत परिवाद पेश किया गया था। इस मामले में परिवादी प्रहलाद पारदी की ओर से अधिवक्ता अब्दुल मलिक कुरैशी एवं उसके सहयोगी अधिवक्ता सलीम बेग ने पैरवी की थी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 26 मई को जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिन आवासियों की जियो टैगिंग हो गई है उन हितग्राहियों को आवास की किस्त भुगतान करने एवं आवासों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। जिन लोगों के द्वारा आवास स्वीकृत कराने और सारी प्रक्रिया के बाद आवास का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है, उनसे आवास सरेंडर कराने के निर्देश दिए गए। आवास का कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं आवास सरेंडर नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए। आवासों की समीक्षा में पाया गया कि EIGS कंपनी के द्वारा आवासों की जियो टैगिंग का कार्य संतोषजनक नहीं है और उनके द्वारा अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया जा रहा है।
कंपनी के द्वारा आवासों की जियो टैगिंग नहीं होने के कारण हितग्राहियों का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वारासुनी, कटंगी, लांजी में भी कामों में भी अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड करने और FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए। प्रदेश में नगर निगम, महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव किस तरह से होंगे, इसको लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। लंबे सियासी उठापटक के बाद अब शिवराज सरकार ने नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से और नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिवराज सरकार ने महापौर का चुनाव वाले कमलनाथ के निर्णय को पलटा है, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को ही शिवराज सरकार ने मान्यता दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लिए गए इस फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जहां कुछ पार्षद शिवराज सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्षद शिवराज सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी है कि अध्यक्ष तो जनता द्वारा ही चुना होगा, क्योंकि जब अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा तो जनता के हित की बात करेगा और जनता के हित की सोचेगा। और पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा तो पार्षद तो क्या है, एक सीमा रहती है, एक वार्ड तक सीमित रहता है। और जो पार्षद अध्यक्ष बनेगा तो वो अपने वार्ड में ज्यादा प्राथमिकता देगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि जब पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुनेगा तो पार्षद का अध्यक्ष पे दबाव तो रहेगा। तो ऐसे में दबाव नहीं रहेगा, ऐसे में दबाव अब ऐसा जनता द्वारा चुना जाता है। काम तो दोनों पक्ष में होगा, लेकिन ज्यादातर जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए। जैसे महापौर में हुआ है वैसे ही होना चाहिए। आप सरकार, आपकी सरकार है, आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं जी, अपनी राय मैं अपनी राय रख रहा हूँ, विरोध नहीं। यानी सरकार ने चेंज करना चाहिए अपना फैसला, ऐसा आपका मानना है? नहीं, फैसला दो आया ना, एक तो महापौर जनता द्वारा चुना जाएगा और पार्षद अध्यक्ष जो अध्यक्ष बनेगा वो पार्षद द्वारा बनेगा। देखिए, ये पहले तो ये जो व्यवस्थाएं हैं कुछ समझ में नहीं आ रही है। पहला जैसे होता था कि पार्षद अपने अध्यक्ष चुने, आप ये देखिए कि विधानसभा, लोकसभा में जो जाता है अपना प्रधानमंत्री चुनता है, चुना हुआ प्रतिनिधि। तो ऐसे चुना हुआ प्रतिनिधि अपना अध्यक्ष चुने, ये व्यवस्था पहली थी और वही होना चाहिए। लेकिन अभी जो हुआ है कि नगर परिषद और इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और प्रत्यक्ष रूप से महापौर होगा, तो इसमें पेच फंसेगा। होगा ये कि कोई ना कोई हाईकोर्ट चला जाएगा और फिर चुनाव लटकेंगे। होना चाहिए कि दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये अक्सर ये देखा गया है कि कोई अध्यक्ष अगर जनता ने चुन ली और उसके पार्षद नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है और शहर की जो विकास है वो बाधित होता है। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को वार्ड वाइज भेजे और वो अपना अध्यक्ष चुने। तो उस तरह का चुनाव होना चाहिए, यही व्यवस्था महापौर में भी होना चाहिए और नगर पालिका। आपको पता है कि प्रदेश में 2000, 2005, 2010 और 2015 तक लगातार जनता ही महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करती थी। वहीं 2018 में कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही इसे बदलकर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के द्वारा किए जाने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में संशोधन कर दिया था। देखो, सरकार जो फैसला ले रही है, एक तो हमको ऐसे देखने मिल रहा है कि सरकार फैसला लेने में कमजोर है। पहला काम इसलिए कि उनने सबसे पहले लाया कि आरक्षण हो चुका था, आरक्षण को पुनः उनने आरक्षण करवाया। तो आरक्षण क्या हुआ, हमारे ओबीसी को 3 सीट मिली, लेकिन पहले 14% था, वो 14% से 14%। तो सरकार का काम है गोल गोल घुमाना। गोल गोल घुमाने का कारण ये है कि आज पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि भाई जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो जनता के द्वारा जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अध्यक्ष अपनी मनमानी करके कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ अपना काम करता है, वार्डों का काम नहीं है। वार्डों का उन्हीं का काम होगा जो पार्षद अपने दम खम से लड़ाई जाए। लेकिन आज यदि पार्षद से अध्यक्ष चुनते हैं तो उस अध्यक्ष को डर रहेगा कि मैं 35 वार्डों का काम नहीं करूँगा तो मैं कभी घर जाऊँगा। तो मेरा मानना है कि सरकार से निवेदन है कि जो आज सोच रही है वो, और कमलनाथ सरकार ने जो सोच के रखी है कि पार्षदों से अध्यक्ष चुना जाए, तो उसके आदेश को आज मान भी रही सरकार। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वो पार्षद से ही अध्यक्ष चुना है।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार के इस फैसले से कई दिग्गज नेताओं के चुनाव से किनारा करने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि फैसले के अनुसार नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। यानी जो दिग्गज नेता इस चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष बनने का सपना सजा रहा था, उसे अध्यक्ष बनने के लिए पहले पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ेगा और फिर पार्षद अपना अध्यक्ष बनाएंगे। जैसा कि सरकार ने अभी राज्यपाल जी के पास प्रस्ताव भेजा है कि नगर निगमों में जो चुनाव होगा महापौर का, वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाएगा और नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो चुनाव होगा वो पार्षदों के द्वारा किया जाएगा। जो नगर पालिका और नगर निगम जो ऐसी संस्था है जो नागरिकों के पैसों से चलती है, पूरे विकास कार्य नागरिकों के पैसे से होता है, तो नागरिकों के पसंद का नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 16-17 नगर निगम है, 20 नगर निगम होंगी और लगभग 300 नगर पालिकाएं हैं। तो नगर निगम के नागरिकों को सम्मान दिया जा रहा है कि अपनी पसंद का महापौर चुने और नगर पालिका नगर परिषदों में जो जनता है उनसे भेदभाव किया जा रहा है कि उनका जो अध्यक्ष है वो नहीं चुन सकते, वो पार्षद चुनेंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष का चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम में भी होना चाहिए, नगर पालिकाओं में भी होना चाहिए और नगर परिषदों में भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा फैसला लिया होगा? जनता क्या नाराज है? नहीं, जनता नाराज है वो एक बात अलग है, लेकिन इस फैसले से क्या होगा कि धन बल को बढ़ावा मिलेगा, धन बल का बहुत इस्तेमाल होगा और धन बल के बल पे लोग चुनाव में उतरेंगे और धन बल का इस्तेमाल करके नगर पालिका में अध्यक्ष की सीट में कब्जा करेंगे और कुल मिलाकर का इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि शहर की जनता के साथ और नगर निगम की जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है कि वो अपने पसंद का अध्यक्ष चुने और नगर पालिका और नगर परिषदों में जनता नहीं चुनेंगी तो जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जनता के पसंद का नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि जल्द से जल्द चुनाव कराए, इस दृष्टि में सरकार ने अध्यादेश भेजी कि नगर पालिका नगर पंचायत अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों द्वारा चुना जाए और महापौर नगर निगमों में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। वहां पे जनता द्वारा महापौर चुना जाएगा और यहाँ पे पार्षदों द्वारा अध्यक्ष। और किस रूप में देखते हैं इस फैसले को आप, क्योंकि आप भी अध्यक्ष रहे हैं? हाँ, अब क्या होता है कि एक वार्ड से अगर पार्षद चुना जाता है तो उसकी सोच वार्ड तक हो जाती है और अगर मान लो पूरे नगर से अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी सोच विशाल होती है, पूरे नगर को अपना समझता है, उस हिसाब से वो काम करता है। इसमें थोड़ा सा सरकार को ये फैसला थोड़ा सा लेना था कि जैसा महापौर जनता द्वारा चुना जा रहा है तो वैसा अध्यक्ष भी नगर पालिका जनता द्वारा चुना जाता। क्या नुकसान हो सकता है इसमें? क्या दिग्गज लोग? इसमें नुकसान, हाँ, दिग्गज लोग जो बड़े बड़े जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम पार्षद बने अगर मान लो पार्षद बने और उनकी पार्टी बहुमत में नहीं आई तो वो सिर्फ पार्षद रह जाएंगे। तो क्या सरकार ने अपना फैसला बदलना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, अब तो समय नहीं बचा फैसला बदलने का।